नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। 3 विषय: कितनी सीटें बढ़ा पाएंगे सुनील बंसल, दूसरा क्या वरवरा राव को बेल देना अनुचित है, और तीसरा वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है। इसका अर्थ और ये आप बाद में समझिएगा। तीसरे विषय से इसका कोई संबंध नहीं है, मैंने ऐसे ही कह दिया, भगवान का नाम ले लिया। शुरू करने से पहले आपसे आग्रह, अगर आप चैनल की अभी तक मेंबरशिप नहीं ली है तो चैनल की मेंबरशिप ले लें। चैनल की मेंबरशिप ले लेने से हर महीने आपको एक छोटी रकम हमें देनी होगी, जिससे हमारा चैनल आसानी से चल सके। और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो वन टाइम, एक बार में भी हमें आप कुछ आर्थिक सहायता कर सकते हैं, जिससे चैनल को चलाने में सुविधा रहे। तो सबसे पहली बात, कितनी सीटें बढ़ा पाएंगे सुनील बंसल जी। कल देश के लिए वैसे पॉलिटिकली बहुत एक्टिव था, उधर नीतीश जी ओथ ले रहे थे, इधर उत्तर प्रदेश में भी कुछ नई चीज़ें रीऑर्गेनाइज की जा रही थी। उत्तर प्रदेश में जो संगठन मंत्री हैं सुनील बंसल जी भाजपा के, उनका कल प्रमोशन हुआ, वो अब नेशनल जनरल सेक्रेटरी बनाए गए पार्टी के, और एक तरह से क्या उत्तर प्रदेश से वो मूव कर गए हैं। उनको जिम्मेदारी दी गई है वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और तेलंगाना की। ये भी समझ लीजिए कि ये जब हटे हैं तो ये किसको रिप्लेस कर रहे हैं। वहां पे एक व्यक्ति 3 व्यक्तियों को रिप्लेस कर रहा है, क्योंकि वेस्ट बंगाल की जिम्मेदारी अभी तक कैलाश विजयवर्गीय जी की थी। कैलाश विजयवर्गीय जी 2015 से वेस्ट बंगाल को देख रहे थे, और ये उनकी क्रेडिट है कि 2019 में 18 सीटें अगर बीजेपी जीती थी तो उसकी एक बहुत बड़ी क्रेडिट कैलाश विजयवर्गीय को भी जाती है। और अभी पिछले साल जब वेस्ट बंगाल के विधानसभा चुनाव हुए तो वहां सीधे बीजेपी वर्सेस तृणमूल करने में भी इनका एक बड़ा योगदान था। खैर, दूसरा उड़ीसा के डी पुरंदेश्वरी हैं, वो उनको रिप्लेस कर रहे हैं, और तेलंगाना में तरुण चुग जी थे, ये उनको रिप्लेस कर रहे हैं। तो 3 लोगों का काम ये अब अकेले देखेंगे। अच्छा, इसके कुछ नंबर्स को भी आप समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश जहां से 80 एमपीज आते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें अब 2024 की तैयारी शुरू हो गई है एज फार एज बीजेपी इज कंसर्न। यूपी जहां से 80 एमपी आते हैं, ये जो 3 स्टेट है, इनको एक स्टेट क्यों नहीं दी गई, क्योंकि वहां तो एक स्टेट देख रहे थे सब लोग, लेकिन 3 स्टेट इसलिए दी गई, वेस्ट बंगाल 42, उड़ीसा 21 और तेलंगाना 17। इन सबका योग टोटल भी 80 सीट्स होता है। तो 80 सीट्स हटा के इनको 80 सीट्स दिया गया। तो एज फार एज नंबर ऑफ सीट्स इज कंसर्न, ये उतनी ही सीट देखेंगे जितनी यूपी में देखते थे। हाँ, हालांकि वो 3 स्टेट में फैली हुई रहेंगी। थोड़ा एक कॉम्पोजिशन भी समझ लीजिए, क्योंकि जो चैलेंज अब मुझे लगता है और जो सुनील बंसल जी को देखना होगा कि यूपी में जो रिजर्व सीट्स हैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की, उन 80 में वो 17 करीब 21%, लेकिन वेस्ट बंगाल में रिजर्व सीट आउट ऑफ 42 12 हैं, उड़ीसा में 8 हैं, तेलंगाना में 5 हैं। तो उन 80 सीट में 25 आर रिजर्व, जो करीब 31% होता है। तो वो थोड़ा मिक्स फर्क होगा वहां पे। तो अब वो देखना है कि उसको कैसे मैनेज करते हैं। एक चीज और समझ लें, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की इस समय 62 सीट्स हैं। तो अब ये मान के चला जा रहा है 62 से नीचे तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि 2014 में जब सुनील बंसल जी को अमित शाह साहब यहाँ लेके आए थे और फिर उन्होंने उनको सहयोग करते हुए अच्छा परफॉर्मेंस किया था, 73 सीट्स लाए थे बीजेपी के लिए। फिर उनको जून 2014 में ऑर्गेनाइजेशन संगठन मंत्री बना के यहाँ बिठा दिया गया था, और तब से वर्चुअली ना केवल पार्टी बट गवर्नमेंट के भी अहम जो फैसले होते हैं उसमें उनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट रहता है। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और तेलंगाना मिला के वेस्ट बंगाल में बीजेपी की इस समय 18 सीटें हैं, उड़ीसा में बीजेपी की 8 सीटें हैं, और तेलंगाना में बीजेपी की 4 सीटें हैं। तो टोटल 30 सीटें हैं, आउट ऑफ 80 30 हैं, यहाँ आउट ऑफ 80 62 हैं। अब ऐसा कहा जा रहा है कि इनको चैलेंज ये है कि ये उससे इनको सीटें बढ़ानी है, जो मुझे लगता है कि बहुत इट्स नॉट अ केक वॉक, ये बहुत आसान काम नहीं होगा, क्योंकि तेलंगाना में ऑलरेडी 17 में 4 हैं, अब वहाँ ये कितना बढ़ाएंगे। उड़ीसा में ऑलरेडी 21 में 8 हैं, वहाँ ये कितना बढ़ेंगे, और वेस्ट बंगाल में 42 में 18 है, वहाँ पे भी बढ़ाना थोड़ा बहुत आसान नहीं होगा। लेकिन शायद इसी चीज़ का नाम सुनील बंसल है और इसीलिए वो वहाँ भेजे गए हैं। दूसरा मुझे ये लगता है कि एक समस्या जो और सुनील बंसल जी को वहाँ हैंडल करनी पड़ेगी, एक तो भाषा, क्योंकि यूपी में जब वो थे तो वो हिंदी भाषी क्षेत्र से आते थे, हिंदी भाषा में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब वो 3 ऐसी स्टेट में जा रहे हैं जहां तीनों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। बंगला और उड़िया तो थोड़ी बहुत आसपास है, लेकिन मतलब ये इट्स नॉट अ वेरी कन्वीनियंट थिंग। दूसरा, इन तीनों स्टेट में बहुत स्ट्रांग स्टेट लीडरशिप है। ममता बनर्जी जी, नवीन पटनायक साहब, उधर तेलंगाना में चंद्रशेखर साहब, ये सब स्ट्रांग लीडर्स हैं। तो
जैसे यूपी में क्या था ना कि स्टेट लीडरशिप जो भी थी, अखिलेश यादव जी का उस तरह का कंट्रोल स्टेट में नहीं है जैसा कंट्रोल ममता बनर्जी जी का या बीजू, और ये सब लोग रूलिंग हैं, मतलब यहां सब लोग जो तीनों स्टेट लीडर हैं ये सरकार में हैं, तो वो उतनी चीजें आसान नहीं रहेंगी जैसा मुझे लगता है। एक चीज और मुझे लगता है कि एक जो इससे जो नुकसान वाली बात, फायदा तो ठीक है इनका बात, एक नुकसान कहीं और होता है। जैसे बीजू पटनायक साहब की जो स्टेट है, नवीन पटनायक, माफ कीजिएगा बीजू पटनायक इनके पिता थे, नवीन पटनायक साहब की जो स्टेट है उड़ीसा, वहां पे वो अभी तक जब जरूरत पड़ती थी तो वो अलाइंड रहती थी एनडीए के साथ, वो एनडीए के साथ पार्टनर भी रहे हैं पहले शुरू के अटल बिहारी वाजपेयी के दिनों में, लेकिन वो अलाइन हो जाते थे। अब जब ये वहां पहुंच रहे हैं, ये ऑलरेडी वहां पे 8 सीटें इनकी हैं, तो जिसको होता नहीं ये भी अब सतर्क हो जाएंगे, और एक जो नेचुरल थोड़ा ठीक है कि इनका सपोर्ट कर दो, मेरे ख्याल में अब वो वाला तो बात नहीं रहेगी। इसके बाद यूपी में भी 2 इंपॉर्टेंट निर्णय लिए गए ऑर्गेनाइजेशन स्तर पे। स्वतंत्र देव सिंह जी को हटाकर केशव प्रसाद मौर्य जी को लीडर ऑफ विधान परिषद बनाया गया, कल उनको हटाया गया और उनको बना दिया गया। हालांकि ओबीसी से ओबीसी को चेंज किया गया, लॉजिक ये दी गई कि विधान परिषद में केशव प्रसाद मौर्य जी सीनियर हैं और स्वतंत्र देव सिंह जी जूनियर हैं, इसलिए ये चेंज किया जा रहा है। एक चीज और समझने वाली है, स्वतंत्र देव सिंह का मोर और लेस अब वो प्रेसिडेंट रहेंगे नहीं, क्योंकि वो मंत्रिमंडल में आ गए हैं, उन्होंने अपना इस्तीफा भी भेज चुके हैं वो स्टेट प्रेसिडेंट का। ऐसे समय केपी मौर्य जी, जिनको ऑलरेडी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया था, उनको ये वाला पद भी देके थोड़ा उनका कद और ऊंचा किया गया है। अदरवाइज स्वतंत्र देव सिंह को भाई लीडर ऑफ, थोड़ा एक इनको भी ताकत दिए रहते, ये आउटगोइंग वो थे, अध्यक्ष थे, इन्होंने भी भाई वापस फिर से बीजेपी को जिता के लाए हैं। लेकिन कारण इसका समझना होगा, और कारण बिल्कुल स्पष्ट है। कारण स्पष्ट यह है कि केपी मौर्य जी का खास होना, अमित शाह साहब का, और इनको किसी तरह से उठाया इसलिए जा रहा है कि हालांकि ये एमएलए का इलेक्शन हार गए थे, फिर भी इनको एमएलसी बना के और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया। अब इनको थोड़ी ताकत और इसलिए दी जा रही है कि लीडर ऑफ विधान परिषद बना के, कि ये अमित शाह जी का जो गेम प्लान है कि इनको योगी के समकक्ष, मतलब बैकवर्ड लीडर के रूप में किया जाए। एक चीज और जान लीजिए, थोड़ी एक दिक्कत यह भी है कि स्वतंत्र देव सिंह जी की एक समय जब कुर्सी जा रही थी एज अध्यक्ष, तो उस समय योगी जी थे जिन्होंने थोड़ा ही हैज पुट हिज फुट डाउन और उनको बचाया था। अब मुझे जो लगता है कहीं ना कहीं से कि इन सारी चीजों में जो इन्होंने कुर्मी को हटाया, मैं अब बात कर रहा हूं कहां पे बीजेपी की दिक्कत हो सकती है। स्वतंत्र देव सिंह कुर्मी हैं जात के, उनको हटाया है। ऐसे में नीतीश जी जो उसी कम्युनिटी से आते हैं, उनका उत्तर प्रदेश के में अगर वो 2024 में एक्टिव होके कहीं घूमते हैं तो उनकी थोड़ी बहुत गुंजाइश बन जाएगी। अब एक तीसरी बात आ रही है जो इंपॉर्टेंट है कि सुनील बंसल जी को हटा के धर्मपाल सैनी जी को लाया गया है। अब एक चीज समझ लीजिए, सुनील बंसल जी को जब हटा के धर्मपाल सैनी जी को लाया गया है, जो झारखंड से आ रहे हैं, वो कितना अच्छा करेंगे, उनके पास चैलेंजेस हैं और एक स्टिफ चैलेंज है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जो लोकल होने की अपनी डिसएडवांटेजेस होती हैं, वो तो डिसएडवांटेज रहेगी ही रहेगी। लोकल की अपनी समस्याएं हैं, क्योंकि जात बिरादरी, भाई बहन, दोस्त मित्र, सामाजिक दायरा, जहां पे आप बड़े पड़े हैं। सुनील बंसल यहाँ के थे नहीं, अब ये यहीं के हैं, बिजनौर के रहने वाले हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं तो कुछ नहीं है। अब एक चीज और है कि वैसे तो जो संगठन मंत्री है उसकी जात आत से बहुत मतलब नहीं होता है उस पॉलिटिक्स में, लेकिन जब आपने इनको भी ओबीसी बना दिया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी ओबीसी, लीडर ऑफ विधान परिषद भी ओबीसी, मुझे ऐसा लगता है कि जो बैलेंस करती है ना बीजेपी, कहीं वो दलित फेस को कहीं इग्नोर किया गया। क्योंकि जैसे बेबी रानी मौर्य थी, वो गवर्नर थी आपकी, उनको आप ले आके एमएलए बना दिए, फिर आपने मंत्री बनाया, लेकिन उनको मतलब वो भी एक क्लेमेंट थी डिप्टी चीफ मिनिस्टर की। अब देखिए, मैं एक बड़ी संभावना यह है कि शायद अब जो कोई अध्यक्ष बनेगा वो कोई दलित जात से ही बनेगा। एक चीज और है, वेस्ट बंगाल पे बहुत फोकस है समय बीजेपी का, उसका यह है कि 18 से कहीं स्लिप ना हो, क्योंकि बिहार में जो कुछ हो रहा है, और इसीलिए सुनील बंसल जो उनके बेस्ट मैन हैं, जिसको सुनील बंसल जी को लगाया गया, और उनके जो मंत्री हैं जो बहुत ही उनके रिलायबल हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी, स्मृति ईरानी जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, ये तीनों को की ड्यूटी लगाई गई है वेस्ट बंगाल के लिए। और राकेश सिन्हा साहब जो राज्यसभा से आते हैं, उनको वो जो बौद्धिक वाला टच है वो देने के लिए किया गया। अब दूसरी बात पे आते हैं, क्या वरवरा राव को बेल देना अनुचित है? वरवरा राव जी का जैसा आपको पता ही है कि जो पोएट हैं, टीचर हैं, एक्टिविस्ट हैं, को भीमा कोरेगांव वाले केस में अगस्त 2018 में उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और उनके ऊपर यूएपीए लगा था। इस केस को फरवरी 2020 में
एनआईए को दे दिया गया और उसके बाद ये केस चलता रहा और ये जेल में बंद रहे। इनकी तबीयत खराब हुई और फरवरी 2021 में इनको ऑन मेडिकल ग्राउंड्स बेल दी गई, जो अभी तक हाईकोर्ट, मुंबई हाईकोर्ट या हाईकोर्ट इनको वक्त वक्त पे आगे एक्सटेंड करता रहा है। कल इस बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई, जिसमें जस्टिस यू ललित, हालांकि अब वो 10 दिन बाद ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने जा रहे हैं, 49 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यू ललित, अनिरुद्ध बोस साहब और जस्टिस सुधांशु धूलिया जी ने अपना एक जजमेंट दिया। उन्होंने बेल को ग्रांट किया ऑन हेल्थ और एज को देखकर। उसमें बहुत से उन्होंने, अब मैं तो उसको कुतर्क ही कहूँगा, क्योंकि जो एनआईए के वकील थे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू, वो कुतर्क कर रहे थे कि इस एज में है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि वो 82 की एज में अगर ठीक भी लगता है तो क्या आपको लगता है कि 82, खैर वो एज को लेके इनके थे, इनका बहुत विरोध किया उन्होंने। उन्होंने कहा इनकी हेल्थ इंप्रूव कर गई है, इसीलिए इनकी बेल अब खारिज कर दी जाए, क्योंकि खैर वो नहीं माने। जो इनके वकील थे वरवरा राव जी के, आनंद ग्रोवर जी, उन्होंने जो फादर स्टैनली स्टेन की जो डेथ हुई थी उसका हवाला दिया। उन्होंने कहा कि इस एज में इनको बहुत सी बीमारियां हैं, ही नीड सम मेडिकल अटेंशन, और इसलिए इनको बेल दी जाए। उन्होंने ये भी कहा कि ये पूरी तरह से ही इज कोऑपरेटिंग इन द इन्वेस्टिगेशन, जो भी हो रहा है, ही इज रेडी टू फेस द ट्रायल, तो क्या दिक्कत है। और ये भी कहा गया है कि जो इस सारा एविडेंस है ना, ये सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है। पेगासस की आपको याद, अब इस समय नहीं है, आपको याद दिला देंगे, ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है जो भी इनके अगेंस्ट है। अब वो इनके यहाँ रखा गया, कैसे किया गया, कैसे मैनिपुलेट किया जा सकता है, क्या अलग है, ये तो ट्रायल में पता लगेगा क्या है। मुझे एक चीज़ लगती है, जैसे एमपी एमएलए के लिए अलग से एक फास्ट ट्रैक कोर्ट है, ये भी क्यों नहीं फास्ट ट्रैक कोर्ट, क्योंकि इस पूरी बात में ये बात हुई कि ये तो ट्रायल में ही 10 साल लगेंगे कम से कम। तो हमारे यहाँ कोर्ट जितने धीरे धीरे चलती हैं, एक 82 साल के व्यक्ति को आप 92 साल तक अगर वो रहेगा, तो इसके लिए भी मुझे ऐसा लगता है कि खास करके इस तरह के केसेस में फास्ट ट्रैक में होना चाहिए। सरकार को इनकी बात तो अच्छी नहीं लगती है, लेकिन अगर ट्रायल में होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर ही इन्होंने ये सब किया था, तो फिर इसको तो बात दूसरी हो जाएगी। क्योंकि ये जितने लोग हैं ना, ये लोग अकम्प्लिश्ड हैं, इन लोगों ने जीवन में कुछ किया हुआ है। इनकी सेवाएं या इनका क्रिटिसिज्म को अगर सरकार चाहे तो अपना कोर्स करेक्शन, अपने पॉलिसी को ठीक करने के लिए कर सकती है, क्योंकि उस पर चेंज कैसे करना है आदिवासियों के प्रति, वंचितों के प्रति, महिलाओं के प्रति, क्योंकि ये सब एक्टिविस्ट लोग हैं। एक वो भी ढंग है, क्योंकि अभी ट्रायल चलेगा, फिर ये अगर उस समय मान ली छूट जाते हैं, बरी हो जाते हैं, तो एक 10 साल इनके जीवन के कौन लौटाएगा, ये भी एक बात है। अब लास्ट बात, जिसका इस टाइटल का जो मैं आगे बात करूंगा उसका कोई लेना देना नहीं, ये डिस्क्लेमर मैं पहले कर दे रहा हूं। वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है। कल अमित शाह साहब की एक किताब शब्दांश रिलीज किया और उसके रिलीज के मुख्य अतिथि थे राजनाथ सिंह साहब। क्या बातें कही राजनाथ सिंह साहब ने, मतलब गजब की किताब लिखी है। शब्दांश जो है ये कलेक्शन ऑफ स्पीचेस ऑफ अमित शाह साहब है, और उन्होंने इसके लिए, मतलब जो कल राजनाथ सिंह साहब ने कहा, उन्होंने बताया कि ये नेपथ्य के नायक हैं, बैकग्राउंड हीरो हैं सरकार के लिए। उन्होंने कहा जितना ये सरकार के लिए काम करते हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं, अच्छा पार्टी के पद पे नहीं है लेकिन काम करते हैं, किसी पद पे नहीं है लेकिन आके अनाउंस कर जाते हैं पटना में कि अब नीतीश जी ही जो अनाउंस कर गए थे ना, याद है ना 10 दिन 15 दिन पहले, कि अगले इलेक्शन में पद पे नहीं है। और उसके बाद राजनाथ सिंह ने कहा इनको इतना पढ़ने का टाइम मिलता है। फिर उन्होंने बताया, राजनाथ सिंह ने एक और महत्वपूर्ण बात बताई अमित शाह कि बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जो बोलते हैं अर्थपूर्ण बोलते हैं। दिल्ली इलेक्शन में आपको याद है ना कितना अर्थपूर्ण बोलते थे कि यहाँ दबाओगे तो करंट कहाँ लगेगा, कहाँ दबाओगे क्या क्या, कितना अर्थपूर्ण। इनकी वाणी तो बिल्कुल अर्थपूर्ण है। और राजनाथ सिंह साहब ने इनकी बहुत सराहना की, इनके पॉलिटिक्स के ज्ञान की, और एक और चीज़ इनके अध्यात्म के ज्ञान की। मतलब आध्यात्मिक आदमी हैं, अध्यात्म के बिल्कुल चरम पराकाष्ठा पे हैं, जैसा राजनाथ सिंह साहब कह रहे हैं। फिर मालूम नहीं, ये राजनाथ सिंह जी को मुझे ऐसा लगता है कि ये नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने रॉ में आके कहा, या जानबूझ के कहा, या चुटकी लेने के लिए कहा। उन्होंने कहा शाह साहब का जीवन जो है वो कई खट्टे मीठे अनुभव का है। लोगों का कहना है वो कहीं ना कहीं उनको जेल की याद उन्होंने दिला दी। ये थोड़ा राजनाथ सिंह साहब इसको अवॉइड कर सकते थे, इसको नहीं कहना चाहिए था मेरे हिसाब से। उन्होंने ये भी कहा राजनाथ सिंह साहब ने कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसने इनको बहुत हैरास किया गुजरात दंगों के बाद, मोदी जी को परेशान किया, ये सब उन्होंने राजनाथ सिंह ने बताया। अब उन्होंने ये भी कहा कि जब भी जांच एजेंसी ने बुलाया ये तुरंत गए। हालांकि आप निकुंज टाकले की किताब पढ़ लीजिए जस्टिस लोया के ऊपर, हु किल्ड जस्टिस लोया,
उससे पहले का जो पूरा वो है उसमें पढ़ लीजिए कि बॉम्बे के कोर्ट ने किस तरह की बातें कही हैं जब बरी होने से पहले। ये जाते ही नहीं थे भाई अमित शाह साहब, ये कोर्ट के ट्रायल में गए ही नहीं है। लेकिन हमारे राजनाथ सिंह साहब का कहना है कि नहीं, जांच एजेंसी ने बुलाया तो तुरंत गए। और उनको जुडिशियल सिस्टम पर पूरा विश्वास और फेथ था। मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आती कि जब जुडिशियल सिस्टम पे पूरा विश्वास और फेथ है तो कुछ लोगों के केस क्यों वापस करा देते हैं। अगर जुडिशियल सिस्टम पे आपको विश्वास है, आपका फेथ है, आपको पूरी हो है, ट्रायल होने दीजिए। अगर किसी के ऊपर हो गया ट्रायल से छूटने दीजिए कोर्ट से, केस क्यों वापस कराने लगती है सरकार। लेकिन खैर, जैसा मैंने शुरू में कहा था, इस लाइन का इससे कोई अर्थ नहीं है। राजनाथ सिंह साहब को कभी कभी देख के मुझे लगता है कि वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है। राधे राधे।